चलो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ सवाल करेंगे। ये सवाल बेसिकली वन ऑफ द गुड बुक्स दैट यू हैव इज़ बेसिकली सी एंगेज, ठीक है। काफ़ी कॉस्टली हैं इनके बुक्स बट रियली गुड स्टफ, ठीक है। तो कुछ सवाल हम इसमें करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और उसके सोल्यूशंस भी हैं, विल रेफर टू दो सोल्यूशंस एज वेल, ठीक है। ओके, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं या एबोनाइट रॉड को वुल से रब करते हैं, वी जनरली प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव स्टडीड दिस, ठीक है। द ग्लास रॉड acquires a charge. The glass rod is acquiring a charge here of 19.2 into 10 raised to minus 19 coulombs. Find the number of electrons lost by glass rod. देखो आप चार्ज कब गेन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कब गेन करेंगे, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है भाई साहब, क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना लॉस करेगा उतना ही चार्ज गेन करेगा, दैट इज 19.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ये कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 19.2 इंटू 1/1.6 जाएगा ये भाई साहब 16 1 16 16 2 अप्रॉक्सीमेटली 12 से चला जाएगा भाई साहब, ये है ना। सो दिस विल बी 12, है ना। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय इट विल बी 12। ओके, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। सिल्क कितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, जितना इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है उतना ही सिल्क भाई साहब नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। दैट विल बी माइनस 19.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। ओके, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। क्या मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, सिंस एन इलेक्ट्रॉन हैज अ फाइनाइट मास, ठीक है, बहुत ही कम होता है भाई साहब, 10 रेज टू माइनस 31 kg। देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है देखो, 1.08 इंटू 10 रेज टू माइनस, ठीक है, 29 kg. The mass transfer is very negligibly small. This is expected because the mass of an electron is extremely small. बहुत ही small होता है. So that will be the mass that will be transferred. ठीक है, clear है? Are we clear on this one, people? Okay. चलिए भाई साहब, if an object made of substance A is rubbed with an object made of substance B, then A becomes positively charged. ठीक है, and B becomes negatively charged. If, however, an object made of substance A is rubbed against an object made of substance C, then A becomes negatively charged. What will happen if an object made of a substance B is rubbed against an object made of substance C? तो भाई साहब A और ये B है, ठीक है, A और B जब इनकी रबिंग करा रहे हैं तो सब्सटेंस A क्या एक्वायर कर रहा है, पॉजिटिव, एंड B इज एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज। जब आप भाई साहब एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ सब्सटेंस A इज रब्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, A becomes negatively charged and C becomes positively charged। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब B और C में जब रगिंग कराएंगे तो क्या होगा। देखो B का पोटेंशियल, B is gaining electrons when it is rubbed with A, C is losing electrons when it is rubbed with A. So when you rub B and C, what will happen? कौन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कौन नेगेटिव? B पॉजिटिव एक्वायर करेगा कि नेगेटिव? अरे देखो ना भाई साहब, C के कंपेयर में A क्या एक्वायर कर रहा है, नेगेटिव, और B के कंपेयर में A क्या एक्वायर कर रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो भाई साहब B और C जब सामने सामने होंगे तो क्या होगा, व्हाट विल इट एक्वायर भाई साहब। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज कर रहा है, B लूज कर रहा है व्हेन इट इज रब्ड विद A, और यहाँ पे C के साथ जब हम रब करें तो A इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, A इज बेसिकली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर B और C को हम रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, B नेगेटिव हो जाएगा ना भाई साहब, C आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। B विल बी नेगेटिव एंड C इज पॉजिटिव। व्हेन A एंड B आर रब्ड, ठीक है, A becomes positively charged and B becomes negatively charged. It means electrons are loosely bound with A as it in comparison to B. मतलब ये रेडली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से बाउंडेड हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत लूजली बाउंडेड हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड टू A एज कंपेयर टू B। अब अगर हम A और C को रब कर रहे हैं तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू C एज कंपेयर टू A। तो अगर B और C को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है,
It means electrons are loosely bound to A in comparison to B. When A and C are rubbed together, A becomes negatively charged, ठीक है, and C positively charged. It means that electrons are loosely bound with C in comparison to A. Hence electrons are most loosely bound in C. ठीक है भाई साहब, electrons are most loosely bound. इसका मतलब समझ रहे हो ना भाई साहब? देखो A के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली लेस लूजली बाउंड देन B हैं, तभी तो वो जा रहे हैं यहाँ से यहाँ. अभी इन दोनों में C के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लेस लूजली बाउंड एंड हेंस दे आर गोइंग टू C. तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हो गए आपके C में. ठीक है, तो B और C में जब आप रबिंग करेंगे तो ऑब्वियसली C विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू B. ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर. सो C विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड B विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. If A, B and C are three identical insulated spherical conductors, originally A and B have charges +3, ठीक है, coulomb and C has a charge of -6 microcoulomb. Objects A and C are touched and move apart. Objects B and C are touched and they are moved apart. If objects A and B are now held near each other, they will attract, repel, have no effect on each other. तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब इस सवाल को. ठीक है, इनिशियली भाई साहब आपका क्या है, A का कितना है +3 माइक्रोकूलम, B का कितना है भाई साहब, B का है आपका +3 माइक्रोकूलम और C का है -6 माइक्रोकूलम. ठीक है, अभी हो क्या रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स A एंड C आर अलाउड टू टच एंड देन मूव अपार्ट, यहाँ पे किया जा रहा है ना, देखो. ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स A एंड C आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट. तो ऑब्जेक्ट A और C की टच कराई तो क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम प्लस -6 माइक्रोकूलम, कितना आ गया -3 माइक्रोकूलम. क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं इन साइज में तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो -3/2 दोनों में बढ़ जाएगा, है ना. -3 माइक्रोकूलम है, -3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसके पास भी भाई साहब -3 माइक्रोकूलम बाई 2 और इसके पास भी -3 माइक्रोकूलम बाई 2. आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? क्योंकि इनके साइजेस अलग सेम है और इनका मटेरियल भी सेम है, सो देयर विल बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट हैपेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स B एंड C आर टच्ड बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट. ठीक है, अभी भाई साहब ऑब्जेक्ट्स B के पास अभी चार्ज कितना है भाई साहब, पहले का उसका तो कोई चार्ज डिमिनिश हुआ नहीं है, +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है. C के पास कितना चार्ज हो गया है -3/2 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3/2 माइक्रोकूलम. क्लियर है, समझ में आ रहा है. 3 - 3/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 -3, तो आपका कितना हो गया 3/2 माइक्रोकूलम. आर वी क्लियर? क्लियर. चलिए भाई साहब, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर नाउ हेल्ड ईच अदर, दे विल, अभी कितना हो गया भाई साहब B एंड C में चार्ज कैसे आएगा, तो ये आपका 3/2 माइक्रोकूलम है. जब आप B और C को टच करवा रहे हैं तो इतना चार्ज दोनों में आ जाएगा और यही चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. दोनों में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 3/2/2 फॉर B एंड 3/2/2 फॉर C. तो दोनों में चार्ज कितना आ गया भाई साहब 3/4 माइक्रोकूलम. B और C में चार्ज कितना आ गया, ठीक है, ओके. इफ ऑब्जेक्ट्स A एंड B, A का चार्ज कितना है -3/2 माइक्रोकूलम, B का चार्ज कितना है +3/4 माइक्रोकूलम. इफ ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर नाउ हेल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट, ठीक है, repel or have no effect on each other. So what will happen, they will attract each other. Why? Because A stands at a charge of negative -3/2 microcoulomb and B stands at a positive charge, that is +3/4 microcoulomb. ठीक है. If objects A and C are held at each other, तो यहाँ पे आपका C हो गया +3/4 और A कितना है -3/2. क्या यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा? यस, ठीक है. सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? तो इफ A and B are now held, they will attract each other. If A and C are held together, they will attract each other. Clear है? Okay. Figure shows that a positively charged rod is brought near two uncharged metal spheres A and B. ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है भाई साहब, ठीक है. ये आपका भाई साहब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है. दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड विच इज brought into two uncharged metal spheres A and B clamped on insulated stands and placed in contact with each other. इंसुलेटेड स्टैंड मतलब इनका चार्ज अर्थ में फ्लो नहीं हो रहा है, दो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, बोथ आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव बिफोर द स्पीयर्स आर सेपरेटेड. तो आपके रॉड को हमने रिमूव कर दिया, अभी इन दोनों स्पीयर्स को हमने सेपरेट आउट कर लिया, तो व्हाट विल हैपन भाई साहब, देखो इसके प्लस की वजह से ये क्या होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो ये एक सिंगल स्पीयर की तरह बिहेव करेगा. इट विल बिहेव एज इफ इट इज अ सिंगल स्पीयर. अगर ये सिंगल स्पीयर होता था तो यहाँ पे क्या होता था, सारे नेगेटिव्स यहाँ पे आ जाते थे, क्योंकि इंडक्शन है, अभी तक ये दोनों ने टच नहीं किया है,
और यहाँ पे सारा पॉजिटिव आ जाता था। अभी जैसे आप इसको सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, B विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड A विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड? तो भाई साहब आपका यहाँ पे A का क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज एंड B हो जाएगा भाई साहब आपका पॉजिटिवली चार्ज। What would the induced charges be equal in magnitude even if the spheres had different sizes or different conductors? क्या ये इक्वल होते थे? नहीं। अगर भाई साहब अलग अलग मटेरियल से बना होता था ये स्फीयर्स तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता था, ठीक है, इट वुड हैव बीन डिफरेंट। What will happen if the spheres were separated first and then the rod is removed far away? तो स्फीयर को हमने भाई साहब पहले हमने रॉड को रिमूव किया है, फिर स्फीयर्स को सेपरेट आउट किया है। अगर हमने भाई साहब रॉड को पहले रिमूव किया और स्फीयर्स को बाद में सेपरेट आउट किया तो क्या होगा, चार्ज दोनों में बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे ना भाई साहब। एक स्फीयर की तरह बिहेव कर रहे थे तो जैसे तो आप इसको रिमूव करेंगे तो बोथ विल बिकम न्यूट्रल, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी। पेनी मतलब भाई साहब आपका कॉइन, ठीक है। आपका गिवन एवोगाड्रोस नंबर इतना है फॉर कॉपर, एटॉमिक नंबर इज 29 एंड एटॉमिक मास इज 63.5, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी। तो भाई साहब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, एटॉमिक नंबर है 29, एटॉमिक नंबर वा क्या होता है रे, एटॉमिक नंबर होता है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यही इसका पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस 29, ठीक है। अभी आपको देखना है एक एटम में, एक कॉपर एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया भाई साहब 29। 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी में कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज 1 मोल और एक 1 मोल ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स होंगे भाई साहब, ठीक है। एटम्स होंगे कि नहीं, 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, ठीक है। तो आपके 1 ग्राम में कितने होंगे भाई साहब, 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 अपॉन 63.5 एटम्स, ठीक है। और फिर हम अगर करते हैं भाई साहब कितना है यहाँ पे 3.11, इसमें कितना हो जाएगा भाई साहब 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, 63.5 इंटू 3.11, इतने आपके एटम्स हो जाएंगे। और इतने एटम्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, एक एटम का भाई साहब प्लस 29 है तो इतने एटम्स का कितना हो जाएगा इंटू 29 हो जाएगा, देखो, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू 3.1 अपॉन 63.5 ये हो गया आपका, सिंस ईच कंटेन्स 29 तो 29 इंटू दिस दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली वॉट 8.56 इंटू 10⁻23, इतना टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल समझ में आ रहा है, ओके। टोटल चार्ज ऑन द पेनी वुड बी दिस मच। An electron and a proton initially separated by a distance d in air are released from rest simultaneously, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, क्या है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे साहब आपका प्रोटॉन है, इनिशियली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब पकड़े हुए थे हम, इसको छोड़ दिया, ठीक है। 2 पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, मतलब दे आर फ्री टू मूव, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। व्हेन दे कोलाइड दे आर एट द मिडिल पॉइंट ऑफ देयर इनिशियल सेपरेशन, क्लोजर टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ द प्रोटॉन और क्लोजर टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपकी इनिशियल पोजिशन हो गई ए और बी। आपसे पूछा जा रहा है जब ये मीट कर रहे हैं, क्या ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं टूवर्ड्स ए या इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं टूवर्ड्स बी और मिडिल में मीट करेंगे, क्यों, कोलाइड तो कहीं भी हो गए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कोलिजन तो होना ही होना है। इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है कि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हाँ, क्यों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, नहीं, मास, इक्वल फोर्स है, ओके, चलिए इक्वल फोर्स है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू के लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इलेक्ट्रॉन और इसका भी भाई साहब इलेक्ट्रॉन का चार्ज E² बाई लेट्स से D का स्क्वायर,
ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, प्रोटॉन पे, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इतना लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन प्रोटॉन दिस विल ऑल्सो बी सेम, तो दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, तो दोनों मिडिल पे मीट करेंगे। दोनों किस, भाई साहब दिमाग इस्तेमाल करना है फिजिक्स में, ठीक है, इतना आसान सा सवाल दे देंगे उठा के आपको, दोनों तुम भी जाओ भाई सबमिट कर लो भाई साहब। अरे सोचिए ना, फोर्स आपका एक्स, देखो जब आप किसी बॉडी को स्टार्ट करो, इनिशियली तुम्हारा बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है भाई साहब, S क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S विल बी इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। सेम टाइम पे दोनों मीट कर रहे हैं ना भाई साहब, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने टाइम पे, इतना इतने डिस्टेंस, और सम टाइम पे मीट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए टी तो सेम हो गया। अभी दोनों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिसाइड कौन करेगा, किसका कितना एक्सेलरेशन हुआ है। तो यहाँ पे S विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, आर वी गेटिंग दिस, हाफ टी स्क्वायर तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, हाफ टी स्क्वायर दोनों के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे S आपका डिसाइड करेगा कि भाई साहब एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा, अभी सॉरी S मतलब कौन डिस्टेंस ज़्यादा करेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। अभी A क्या होता है, लेट्स से मास ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, F अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, AE क्या हो जाएगा, F अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ भाई साहब, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, फोर्स दोनों का सेम है, ठीक है, एक्सेलरेशन हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है, मास किसका ज्यादा है भाई साहब, प्रोटॉन का, तो एक्सेलरेशन किसका कम होगा, प्रोटॉन का। सो यू विल हैव दीज मीटिंग एट व्हाट पॉइंट, यहाँ पे, क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। भाई साहब चीज़ों को ऐसे समझना है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है, ओके। सो क्लोजर टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ द प्रोटॉन, yes this would be the correct one, ठीक है, they would be meeting at closer to the initial position of proton, clear है, are we clear on this one people, ठीक है। Two large conducting spheres carrying charges q1 and q2 are brought very close to each other, is the magnitude of the force between them exactly given by q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance between their centers। क्या यही मैग्नीट्यूड होगा, देखो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपका दो लार्ज कंडक्टिंग स्पीयर्स हैं, दे आर बॉट, ठीक है, ये आपका इसमें चार्ज है कितना q1, इसमें चार्ज है q2, आर बॉट क्लोज टू ईच अदर, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, k q1 q2 बाई r का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, ये हो गया q1 q2, ये हो गया f, ठीक है, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। क्या यही होगा, क्या यही होगा, देखो बहुत कुछ आपको कॉन्सेप्ट फिजिक्स में लगाई पड़ेगी। एज द स्फीयर्स आर बॉट क्लोज टू ईच अदर, द चार्ज ऑन वन विल अफेक्ट द अदर, एंड एज सच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म। जैसे आप भाई साहब इनको लाएंगे पास में, एक का चार्ज दूसरे के चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा, अरे अरे, ठीक है, so the charge of one will be basically impacting the charge of the other. As the spheres are brought very close to each other, the charge on one will affect the charge on the other, and as such the distribution of charges is no longer uniform. अभी भाई साहब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, ओके, दैट इज द चार्जेस आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, ठीक है, तो चार्जेस को हमने मान लिया था कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे, बट नाउ दे आर नो लॉन्गर, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज नॉट गिवन एग्जैक्टली। अगर आपको न्यूमेरिकल आया तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। द रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। देखो हो क्या रहा है, ये यहाँ पे भाई साहब Q2 है, समझ लो अगर यहाँ पे एक चार्ज होता था Q1 पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज होता था Q2, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला परफेक्टली एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे आप इस Q1 को इसमें डाल रहे हैं ना, और इसमें डाल रहे हैं, तो अभी होगा क्या, ये Q1 पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये Q2 इस पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों को साथ ला रहे हैं, अभी समझ लो अगर Q1 प्लस है, ठीक है, और ये भाई साहब आपका Q1 प्लस है, ठीक है, तो अभी क्या होगा भाई साहब, रिपल्शन, रिपल्शन से क्या होगा भाई साहब, चितर बितर होंगी चार्जेस, ठीक है। तो आपका सेंटर पे चार्ज Q2 नहीं मान सकते आप, ठीक है, सेंटर पे चार्ज Q2 नहीं मान सकते, ये इधर पुश हो जाएगा, ये इधर पुश हो जाएगा, अगर ये समझ लो माइनस है तो ये इधर पुश हो जाएगा।
सो सेंटर पे अभी चार्ज आप Q1 और Q2 नहीं मान सकते। हालांकि अगर आपको यहाँ पे सवाल दिया गया तो यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square. There will be some differences because now the charges will redistribute themselves if they happen to get closer to each other, either by force of repulsion or by force of attraction. तो अगर charges redistribute होंगे, हमने क्या माना है कि सेंटर पे इनका चार्जेस Q1 Q2 है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, लेकिन अभी सेंटर पे इनके चार्जेस Q1 और Q2 नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इनको क्लोज ला रहे हैं तो ड्यू टू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस देयर सेंटर चार्जेस वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड टू बी Q1 एंड Q2। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई साहब, ओके। 4 identical point charges are placed at the corners of a square. ठीक है, a 5th point charge placed at the center of the square experiences zero net force. Is this a stable equilibrium for the 5th charge? क्या ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा? क्या ये ऐसे ही रहेगा? ठीक है, नो, only for very small displacements the electrostatic force acts in a direction that points back towards the equilibrium position. बहुत small displacements के लिए. For a general displacement, the electrostatic force does not point towards the equilibrium position and the 5th charge moves further from equilibrium, making the system unstable. अगर आपने displacement कर दिया तो भाई साहब सिस्टम फिर से unstable हो जाएगा। ठीक है, ready? चलिए भाई साहब नोटबुक्स निकालिए जरा फटाफट, बहुत टाइम पास कर रहे हैं आप लोग। आई ओके, देखो यहाँ पे क्या है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स मतलब क्या होते हैं? मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम साइड्स। ठीक है, यही होता है आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स। 1 and 2 कैरी इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्ज, दोनों में भाई साहब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड आर फिक्स्ड अपार्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस लार्जर देन द डायमीटर्स। मतलब क्या है भाई साहब? टच नहीं हो रहे। सर्टेन डिस्टेंस लार्जर देन द डायमीटर्स मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ठीक है, दे आर फिक्स्ड अपार्ट। ओके, द स्फीयर्स रिपेल ईच अदर, मतलब ये दोनों सेम चार्ज के होंगे। दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ हाउ मच? 88 मिली न्यूटन। ठीक है, मिली न्यूटन मतलब 10⁻³ न्यूटन। अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर 3 हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल। ठीक है, ये आपका थर्ड आइडेंटिकल है। ठीक है, अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल। इंसुलेटिंग हैंडल में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप इसको टच करवा रहे हैं चार्जेस यहाँ पे फ्लो होंगे, लेकिन इसी पे फ्लो होंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इंसुलेटिंग हैंडल का मतलब ये है कि जब आपने 1 से 3 को टच करवाया या 2 से 3 को टच करवाया तो 2 और 3 में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब 3 से ओवरफ्लो के चार्ज यहाँ पे चले आए। ठीक है, इंसुलेटिंग हैंडल है। सो अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर 3 हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एंड इनिशियली क्या है भाई साहब? ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, इस टच्ड फर्स्ट टू स्फीयर 1, स्फीयर 1 पे हम इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन टू स्फीयर 2, तो पहले हमने 1 से 3 को, फिर भाई साहब 2 से 3 का टच कराया। ठीक है, एंड फाइनली रिमूव
फाइंड द फोर्स बिटवीन 1 and 2। अभी फोर्स क्या होगा भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये Q मान लिया हमने, इसको Q मान लिया, आइडेंटिकल है और सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई लेट्स से डिस्टेंस R स्क्वायर इज इक्वल टू 88 मिली न्यूटन। ठीक है भाई साहब, क्लियर। ओके चलिए, अभी जैसे ही आपने इसको इसके साथ टच करवाया, ये 3 वाला जो है वो अनचार्ज्ड है, तो जैसे ही आप इसको टच करवाएंगे तो 1 और 3 में क्या हो जाएगा मितेश भाई, 1 और 3 में क्या हो जाएगा, इसके पहले इस सवाल में तूने आंसर दिया ना, वही आंसर तो होगा यहाँ पे। ये इंसुलेटिंग हैंडल है, इससे हम इसको टच करवा रहे हैं, इसमें चार्ज क्यू है, तो 1 और 3 में क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब अभी दोनों में कितना चार्ज आ जाएगा, इक्वल, हाँ वो समझा मैं। तो दोनों में टोटल चार्ज कितना है क्यू, अभी 1 और 3 में फिर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 में कितना चार्ज आ जाएगा, नहीं 2 में बढ़ जाएगा ना, इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चार्ज दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा, तो 1 में कितना आ गया Q/2, 3 में कितना आ गया भाई साहब Q/2, जैसे आपने टच किया, ठीक है। इसको आपने रिमूव किया, ठीक है। सो जैसे आपका पहला इंसिडेंट क्या था, अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर 3 हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एंड इनिशियली अनचार्ज स्टर्स टू फर्स्ट स्फीयर एंड देन टू स्फीयर 2, ठीक है। तो अभी आपने इसको हटा लिया, तो 1 के पास अभी कितना चार्ज बता Q/2, अभी ये 3 भाई साहब कितने चार्ज पे हैं Q/2। अभी आप इसको लेकर जा रहे हो किसके पास, 2 के पास, ठीक है। 2 के पास ऑलरेडी कितना चार्ज है भाई साहब Q, अभी इसके पास कितना चार्ज है Q/2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q + Q/2, दैट विल बी हाउ मच पीपल, 3Q/2। ये 3Q/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में इक्वली, तो मतलब 3Q/2/2 दैट विल बी 3Q/4। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब अभी 2 में कितना चार्ज आ गया, 3Q/4, क्लियर है, 3Q/4 आ गया। अभी आप पहले वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, पहली वाली, ठीक है। तो पहली वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, मतलब अभी आप 1 और 3 को फिर वही डिस्टेंस पे आमने सामने रख रहे हो। 3 के पास कितना चार्ज, मेरा 3 किधर चला गया, 1 और 2 को रख रहे हैं ना, हाँ सॉरी, 1 और 2 में, इसमें कितना है 3Q/4 और 1 में कितना चार्ज है भाई साहब Q/2। अगर सेम डिस्टेंस पे आप रख रहे हो भाई साहब, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q²/8, ठीक है। इस 3/8 को बाहर कर लो भाई साहब, 3/8 को बाहर कर, 3/8 को बाहर किया, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R², है ना, यहाँ पे R², इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितनी है 88, तो ये हो गया 3/8 × 88 न्यूटन, विच विल बी हाउ मच पीपल, 33 न्यूटन। क्लियर है। तो अभी आपके इन दोनों के बीच में कितना चार्ज रहेगा 33 न्यूटन, क्या ये, हाँ मिली न्यूटन, सॉरी, हाँ मिली न्यूटन, ठीक है। दिस विल बी 33 मिली न्यूटन। क्लियर है भाई साहब, सवाल क्लियर है। चलो भाई साहब इसको जरा करने की कोशिश करो फटाफट। 2 आइडेंटिकल मेटालिक ब्लॉक्स है, तो दीज आर बेसिकली 2 आइडेंटिकल मेटालिक ब्लॉक्स, मतलब ये सेम सब्सटेंस के बने हुए हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड हैव द सेम साइज, ठीक है। आइडेंटिकल मेटालिक ब्लॉक्स रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय अ लाइट मेटालिक स्प्रिंग, दोनों का भाई साहब किससे कनेक्शन है, लाइट मेटालिक स्प्रिंग से, हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट K। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट K मतलब क्या होता है, जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो, जैसे छोड़ोगे टप से ही हो जाएगा, अगर किसी स्प्रिंग को दबाते हो तो जैसे छोड़ोगे टप से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी आप स्प्रिंग को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है,
और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके अगेंस्ट में काम करेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है। एक्स मतलब आपने अगर एक्सटेंशन इन लेंथ प्रोड्यूस किया हो या कंप्रेशन इन लेंथ प्रोड्यूस किया हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन लेंथ दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग विल जनरेट अ रिस्टोरिंग फोर्स विच विल बी ऑपोजिट टू इट, ठीक है। तो आपका इतना जनरेट होगा, ठीक है। टू आइडेंटिकल मेटालिक ब्लॉक्स, ये भाई साहब मेटालिक ब्लॉक्स है, ऑन अ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल आर कनेक्टेड बाय अ लाइट मेटालिक स्प्रिंग। इसका फ्रिंग कांस्टेंट कितना है भाई साहब, के, एंड अनस्ट्रेच लेंथ इज एल नॉट, मतलब आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, अनस्ट्रेच लेंथ है ये एल नॉट, ठीक है। ओके, अ टोटल चार्ज ऑफ क्यू इज स्लोली प्लेस्ड ऑन द सिस्टम। टोटल चार्ज आप सिस्टम को कितना दे रहे हैं, क्यू, ठीक है। ओके, कॉजिंग द स्प्रिंग टू स्ट्रेच टू एन इक्विलिब्रियम लेंथ एज शोन। अभी ये स्प्रिंग कितने इक्विलिब्रियम लेंथ में फैल चुकी है, एल में, ठीक है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्यू assuming that the charges reside on the blocks and that the blocks are like point charges, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्यू। देखो आपने क्या किया भाई साहब, टोटल चार्ज दिया सिस्टम को क्यू, अगर इस सिस्टम को तुमने टोटल चार्ज दिया क्यू तो दोनों में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा आधा, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। चलो भाई साहब शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, कितना हो गया, ये क्यू बाई टू और ये क्यू बाई टू, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई साहब, रिपल्सिव हो जाएंगे। इफ दे आर रिपल्सिव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, एफ विल बी इक्वल टू के क्यू बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई टू का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब, एल नॉट का स्क्वायर। अभी चार्ज इतना आया ना, ठीक है। ओके, अभी 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 भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका k की जगह पे अगर हम लिखते हैं क्या, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका q स्क्वायर बाई 4 एल नॉट का स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से भाई साहब इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटेंशन। कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे कितना है, एल, पहले कितना था, एल नॉट, तो एल माइनस एल नॉट का एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बोला भाई साहब, आपका जितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा उसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, स्प्रिंग कांस्टेंट के को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4 एल का स्क्वायर, दिस विल बी के एल माइनस एल नॉट। आपको यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये बाबा रे बाबा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा रे, ठीक है। ये हो गया आपका 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एल माइनस एल नॉट, ठीक है, अपॉन जो भी आएगा भाई साहब इसका के ए इंटू के, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, के, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, देखो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब के का वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 × 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या है भाई साहब, एल का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, के एल माइनस एल नॉट, है ना। तो क्यू की वैल्यू क्या बोलो, 4 इसका आ गया और एल बाहर आ गया भाई साहब, अंदर अंडर रूट में क्या रह जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट के एल माइनस एल नॉट। मेकिंग सेंस पीपल। देखो ये एल स्क्वायर को बाहर नहीं लिया, एल स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आंसर दिख रहा है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल स्क्वायर एल माइनस एल नॉट, ठीक है। क्लियर है, एल को आप बाहर निकाल सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट।
बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हो गया डन। ओके, 2 फ्री पॉइंट चार्जेस, यहां पे भाई साहब क्या है, प्लस क्यू एंड प्लस 4q, ठीक है, आर एट अ डिस्टेंस l अपार्ट, दीज आर एट अ डिस्टेंस l अपार्ट, ठीक है। अ थर्ड चार्ज इज सो प्लेस दैट द एंटायर चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, एक थर्ड चार्ज को हमने ऐसा रखा है कि एंटायर चार्ज इज इन, हम इन दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज को रख रहे हैं ताकि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहे। देखो पहले इस चीज़ को समझो, ये Q है, ये 4Q है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दे विल गेट सेपरेटेड मोर। तो आप थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे, और वो थर्ड चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो इन दोनों को होल्ड करके रखेगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें कि भाई साहब ये दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है। 2 फ्री पॉइंट चार्जेस आर एट ए डिस्टेंस l apart, a third charge is so placed that the entire system is in equilibrium. Find the location, magnitude and the sign of the third charge. आपको इन तीनों चीज़ों को निकालना है, ठीक है। तो थर्ड चार्ज को भाई साहब आप कहाँ पे रख रहे हैं, लेट्स से हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई साहब तो ये हो गया भाई साहब लेट्स से a, तो ये वाला कितना डिस्टेंस हो जाएगा, l माइनस a, और थर्ड चार्ज लेट्स से भाई साहब हो गया आपका q, ठीक है। तो लेट द थर्ड चार्ज बी ऑफ मैग्नीट्यूड q kept at a distance of a from the plus charge, ठीक है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम कब होगा, जब इधर पे लगता हुआ फोर्स और इधर पे लगता हुआ फोर्स क्या हो जाए, आपका बराबर हो जाए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना भाई साहब, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स बोलो, k q बाई a का स्क्वायर, है ना कि नहीं, सिंपल, ठीक है। k कैपिटल Q बाई a का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, k q इंटू 4q अपॉन l माइनस a का भाई साहब स्क्वायरवा, समझ में आया, ओके। k कैंसिल हुआ, q और q भाई साहब कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला q और ये वाला q भी कैंसिल, तो 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई l माइनस a का स्क्वायर, सब रूट्स ले लो, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस है, ठीक है। 1 बाई ए इज इक्वल टू 4 बाई l माइनस ए, तो यहाँ पे आपका l माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 4a, तो यहाँ पे 4a प्लस a कितना हो गया, 5a इज इक्वल टू l, तो l की वैल्यू भाई साहब कितनी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, ठीक है। a की वैल्यू हो गई 1/5, सो दिस q इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/5। अभी हमको q की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q। कैसे निकालेंगे भाई साहब, अरे बोला ना, बोला ए बोला, जल्दी से बोला। a की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/5, क्या ये समझ में आ रहा है, 1/5 l मतलब l/5, सॉरी, ठीक है, हाँ, अरे हाँ सॉरी, ये 2 हो जाएगा, 2 l माइनस ए, तो ये हो गया l माइनस ए इज इक्वल टू 2a, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू l, a की वैल्यू हो गई भाई साहब l/3, ठीक है, l/3, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बताओ भाई साहब q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फटाफट,
अरे भाई साहब इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ना, क्या जाएगा, देखो सॉरी सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके हो गया भाई साहब, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या गई L/3, यही इक्वेशन लगा दीजिए, क्या KQ/Q अपॉन क्या भाई साहब A स्क्वायर मतलब L²/9, ठीक है, L²/9, दिस विल बी इक्वल टू क्या KQ बाई, लेकिन यहाँ पे Q कैंसिल हो जाएगा यार, यहाँ पे कैसे किया है, x की वैल्यू तो L/3 आई है यहाँ पे भी, और क्या है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 1, ठीक है। तो भाई साहब देखो ये वाली वैल्यू तो आ गई आपकी, ठीक है, दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड, a इज इक्वल टू L/3। अभी आप यहाँ पे q की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q, अरे बाबा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स जो है किसके किसके बीच में, q और 4q के बीच में, तो आपका कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स, k q इंटू 4q अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब L का स्क्वायर। ये रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो रहा है किसके वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ईदर ऑफ द टू, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये बैलेंस हो रहा है इसके अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से, ठीक है। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स हम उठा लेते हैं, कौन सा, इसके और इसके बीच का, तो यहाँ पे हो गया k q इंटू कैपिटल Q अपॉन कितना भाई साहब a का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, a की वैल्यू तुमने क्या निकाली है L/3, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं k q 4q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर इज इक्वल टू k q बाई a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब L स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा तुम्हारा 9, L स्क्वायर मर गया, k और k मर गया, q और ये q मर गया, व्हाट एल्स इज लेफ्ट, ये वाला q और ये वाला q भी गया, तो q की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी यहाँ पे, q नहीं एक q मरेगा ना, एक q मरा तो यहाँ पे एक 4q रह गया, सो दिस विल बी 4q, ठीक है, 4q और कुछ बच रहा है भाई साहब, हाँ यहाँ पे 9 कहाँ से मर गया ये, हाँ 9 बचेगा ना यहाँ पे, 4q/9 बच जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली 4q/9, क्लियर है। आप यहाँ पे q और a की वैल्यू को निकाल रहे हैं, ओके, चलो भाई साहब, अरे चलो भाई साहब सवाल करना है, ओ बाबा,
अरे हो गया बाबू महाराज, बहुत तुम्हारा। ओके, 3 इक्वल चार्जेस हैं। देखो देखो यहाँ पे 3 इक्वल चार्जेस हैं एंड दे आर बेसिकली, तो ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। 3 इक्वल चार्जेस हैं, 3 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इच। तो तीनों का मैग्नीट्यूड भाई साहब कितना है, क्यू, ठीक है। प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। ये साइड आपका एल, ये साइड आपका एल और ये साइड आपका एल। हाउ कैन द सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम। इनको अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट डू वी हैव टू डू। हाँ, क्या 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 दो, हर एक ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है। तो सेंटर में कोई नेगेटिव चार्ज को रख दो, ठीक है, तो ये इक्वली बैलेंस कर देगा। उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि भाई साहब सेंट्रॉइड होता क्या है। तो अगर आपने इसका एक मीडियन लिया यहाँ से, इसका एक मीडियन लिया भाई साहब यहाँ से, और इसका ही एक मीडियन लिया आपने यहाँ से। मीडियन मतलब समझते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। तो ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं भाई साहब सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड भाई साहब क्या होता है, समझ लो ये ए है और ये बी है और ये सी है और लेट्स से ये हो गया जी। तो अगर मैं यहाँ पे ए ओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए जी विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ ए ओ, ठीक है, ऐसा होगा भाई साहब। इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, बी जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी ओ, और इसी तरह से क्या बोल सकते हैं भाई साहब, सी जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी ओ, ठीक है। इसको हमको मैथमेटिकली इलेबोरेट करके यहाँ पे नहीं दिखाना है, ठीक है। ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू प्लेस अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेट्स से इसकी वैल्यू कितनी है, लेट्स से इसकी वैल्यू है भाई साहब कितनी, क्यू, एट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, एट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सो वी हैव टू प्लेस अ नेगेटिव चार्ज जी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। लेट्स से हमने इसकी वैल्यू ले ली भाई साहब क्यू, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। दिस एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। अभी समझिए, ये अगर आपका कितना है, देखो इस चीज को, ये कितना है आपका एल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए ओ की वैल्यू, हाँ, ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारे एल साइड्स हैं। अरे भाई साहब देखो, इस ट्राइंगल को देखो ना, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। मतलब आप ऐसे कर लो, देखो, या तो आप इसको ले लो ऐसा, ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑब्वियसली ये 90 होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर ये 30 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए ओ बाई ए बी, ए ओ बाई ए बी क्या होगा, cos 30 है कि नहीं, cos 30। ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ओ बाई ए बी की वैल्यू क्या हो गई, एल, तो ये हो गई आपकी cos 30। तो ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, एल cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, एल इंटू √3/2। तो ए ओ की वैल्यू हो गई √3/2 इंटू एल, ठीक है, क्लियर है, ओके। और यही भाई साहब बी ओ की भी वैल्यू होगी, है ना। तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू, नहीं, ए ओ की वैल्यू, हाँ, ए ओ की वैल्यू हो गई और बी ओ इज इक्वल टू, चलो छोड़ो भाई साहब, अभी हमको ए ओ की वैल्यू मिल गई √3/2 एल। तो ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जी की वैल्यू क्या है, 2/3 ऑफ ए ओ। तो 2/3 इंटू √3/2 ऑफ एल, है ना, 2/3 इंटू √, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 3/L/√3। तो ए जी की वैल्यू कितनी हो गई, ए जी की वैल्यू हो गई L/√3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, L/√3, इसका भी हो गया L/√3, इसका भी हो गया भाई साहब L/√3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। किसी एक पॉइंट को उठा लो, लेट्स से ये वाले पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं ताकि चीज़ों को हम समझ लें। यहाँ पे ये वाला क्यू है यहाँ पे चार्ज, और इस वाले पॉइंट का है भाई सी, ठीक है, ओके। अगर ये समझ लो एक पॉइंट ले रहे हैं हम सी, ठीक है, ओके, इस सी पे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, सी का क्या होगा भाई साहब, ए की वजह से सी पे एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, है ना भाई साहब, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा भाई साहब। ए में चार्ज क्यू है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, जिसके वजह से फोर्स इधर लगेगा एक, ठीक है, ओके। और वैसा ही इक्वल मैग्नीट्यूड वाला फोर्स बी के वजह से सी पे लगेगा। बोलो समझ में आता है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई साहब, लगा लो यहाँ पे, एल का स्क्वायर है ना,
कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर। तो यही फोर्स इस तरफ भी और यही फोर्स इस तरफ भी, दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, ये वाला अगर 60 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हो जाएगा 60, ठीक है। इसका रिजल्टेंट देख लो भाई साहब, कहाँ इसके पीछे पड़े हैं हम, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट होगा भाई साहब, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तभी जाकर ये चार्जेस आपके क्या होंगे, देन ओनली द चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ये जो फोर्स है जो रिजल्टेंट के हिसाब से निकल रहा है इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सेम यहां पे भी होगा, सेम यहां पे भी होगा, और इसी की वजह से ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। सो दिस फोर्स विल बी हाउ मच, पहले तो ये बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। रिजल्टेंट हमको मालूम है, कैसे निकालते हैं हम, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2f का स्क्वायर, 2f का स्क्वायर कॉस ऑफ 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना हो जाएगा 1/2, तड़ंग तड़ंग कितना आ गया भाई साहब 3f का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर है ना, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √3f, क्लियर है। तो ये रिजल्टेंट कितना हो गया भाई साहब, √3 ऑफ f। ये √3 ऑफ f इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई साहब, ये वाला कितना हो गया, √3 ऑफ f विल बी इक्वल टू, अभी इन दोनों के बीच में चार्जेस कितना है, k, ये है भाई साहब आपका स्मॉल q अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अभी तो निकाला AO √3, ये है ना भाई साहब AG, ठीक है। AG की वैल्यू कितनी थी L/√3, तो ये वाली भी कितनी होगी L/√3, तो ये हो जाएगा L/√3 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस F की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना है, अभी तो निकाला था भाई साहब, नहीं निकाले हैं, ओके चलो निकाल लेते हैं भाई साहब। F क्या है भाई साहब, F इज इक्वल टू इनके बीच में जो चार्जेस है, मतलब क्या हो जाएगा K Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। सो √3 इंटू K Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, दिस विल बी Q अपॉन L का स्क्वायर। √3 चला गया भाई साहब आपका ऊपर, √3 का स्क्वायर है तो ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। K मर गया, एक Q और ये इसका एक Q मर गया, ठीक है। L स्क्वायर पूरे मर गए, तो आपका कितना आ जाएगा बोलो, √3 इज इक्वल टू 3Q, है ना भाई साहब, √3 इज इक्वल टू 3Q, ये √3Q, ठीक है। तो आपका Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/3 का Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q/√3, ये जो Q है वो नेगेटिव होगा, सो दिस Q विल बी -Q/√3। आर बी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है, क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए। 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये समझ में आ गया भाई साहब। L, हाउ कैन द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, 3 चार्जेस है, देखो यहाँ पे आपके 3 चार्जेस हैं और आपने इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखें, ध्यान दो। ये हो गया आपका चार्ज Q और ये हो गया आपका चार्ज Q। ये सारे की लेंथ कितनी हो गई भाई साहब L, दिस विल बी L, ठीक है, एंड पीपल आर दिस विल बी L एज वेल, ठीक है। ये सारे लेंस आपके कितने हो गए भाई साहब, L के लेंस हो गए, ठीक है। 3 चार्जेस हैं विच आर केप्ट एट दीज डिस्टेंसेस, ठीक है। अभी आपको देखो, इसके वजह से एक रिपल्सिव फोर्स होगा, इसके वजह से एक रिपल्सिव फोर्स होगा, सब में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सब चिटकेंगे भाई साहब। अगर आपको इनको होल्ड करके रखना है इक्विलिब्रियम में, तो आपको बराबर सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज रखना है। कितने का वो नेगेटिव चार्ज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बराबर सेंटर पे रखेंगे तो ये तीनों चार्जेस को होल्ड करके रहेगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। सो वी विल हैव टू कीप अप, और सेंटर मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल का सेंटर होता है उसका सेंट्रॉइड, ठीक है। सो वी विल हैव टू कीप अ नेगेटिव चार्ज, we will have to keep a negative charge at the centroid, we will have to keep a negative charge at the centroid, ठीक है।
और यही सबको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले सेंट्रॉइड की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका एक मीडियन, ये हो गया आपका एक मीडियन, और ये हो गया भाई साहब आपका एक मीडियन, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पे रखना है आपको, सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड हो गया लेट्स से जी, ठीक है। ये हो गया आपका कितना एल, दिस इज बेसिकली एल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज हो गया। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये है ए, ये है भाई साहब आपका बी, और ये है आपका सी, ठीक है। तो पहली बात तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर समझ लो हमने इसको लिखा x, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा z। सेंट्रॉइड होता क्या है, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो इन अगर हम देखते हैं भाई साहब ट्राइंगल AXB, इन ट्राइंगल AXB क्या हो जाएगा बोलो, AX बाई AB, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ 30 हो जाएगा, है ना भाई साहब। ये वाला एंगल कितना हो गया 30, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos, ठीक है। तो AX AB की वैल्यू कितनी है L, और cos ऑफ 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। तो आपका भाई साहब AX का वैल्यू कितना हो गया √3L/2, ठीक है। AX का वैल्यू कितना हो गया √3L/2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी हमने AX का हम कोई अचार नहीं डालने वाले, हमको निकालना क्या है बेसिकली AO। सेंट्रॉइड में एक पॉइंट 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। ये वाला लेंथ 2:1, ये वाला 2:1 और ये वाला भी 2:1। तो इसका मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, AG विल बी इक्वल टू 2/3 पार्ट ऑफ AX, है ना भाई साहब। तो आपका AG का लेंथ कितना हो गया भाई साहब 2/3 इंटू AX की वैल्यू कितनी आई है √3/2L, ये और ये मर गया, तो यहाँ पे कितना आ गया L √3 टाइम्स, तो ये हो गया, ठीक है। ये AG, ठीक है, AG BG एंड CG ऑल विल बी इक्वल, ठीक है। तो AG इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू CG एंड ऑल आर इक्वल टू हाउ मच L/√3। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, मामला समझ में आ रहा है। चलो भाई साहब, अभी ये सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, हम तीनों चार्जेस के साथ इस एक चार्ज के साथ खेलने जाएंगे तो भाई साहब नहीं हो पाएगा। एक चार्ज को उठाते हैं, किसी एक वर्टिसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उठाते हैं, देखो इस Q वाले चार्ज को उठाते हैं। इस Q वाले चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो जो कंडीशंस इस C पॉइंट पे इस Q वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम रखने के लिए लागू होंगी, वही कंडीशंस A और B पे रखी हुई चार्जेस Q को भी लागू होंगी, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि पूरा स्टेट ही आपको इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। जो कंडीशन इस चार्ज को इक्विलिब्रियम रखने में होगी वही इस पे भी और इस पे भी लागू होंगी। तो माइट एस प्ले विथ वन चार्ज इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो अभी हम भाई साहब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, इस Q के वजह से इस Q पे जो चार्ज लगे, फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा, ठीक है भाई साहब। क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ओके। इस Q के वजह से इस Q पे जो चार्ज लगेगा वो किस तरफ होगा भाई साहब, इस तरफ होगा। बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल कितना है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब 60। मुझे इसका अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, बड़ी आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। कितना होगा भाई साहब, F विल बी इक्वल टू किसके किसके बीच में, FBC। ये कितना हो जाएगा KQ का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम FAC निकालेंगे वही सेम चीज होगी भाई साहब, मैग्नीट्यूड KQ का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। मामला समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अभी ये दोनों फोर्सेस मतलब आप देख लो FBC है और FAC है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितने का है 60 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली इनका एक रिजल्टेंट जनरेट होगा। और ये जो रिजल्टेंट होगा भाई साहब, ओ भाई साहब, ये जो रिजल्टेंट होगा वो पास करेगा यहां से। ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, दिस रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन Q एंड दिस पर्टिकुलर चार्ज Q, ठीक है। तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। चलिए पहले हम रिजल्टेंट फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, R इज इक्वल टू क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2f बी सी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज कॉस ऑफ 60। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये दोनों भाई साहब बराबर ही हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं हम भाई साहब यहाँ पे, तो इसको हम अगर लेट से, तो यहाँ पे हो गया आपका, इसको हम f लिख देते हैं ना सीधा। ठीक है, ये भी f ही है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 2f का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये भी f और f हो जाएगा प्लस 2f का स्क्वायर इंटू कॉस 60 मतलब हो गया 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, कितना आ गया बोलो यहाँ पे 3f का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा f, ये √3f आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट कितना हो गया √3f। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट कितना आया √3f। ये वाला जो रिजल्टेंट है भाई साहब ये कितना आ गया, अरे ओ भाई साहब रिजल्टेंट आ गया √3f मतलब √3 के कितना हो जाएगा भाई साहब, कोई भी q का स्क्वायर अपॉन l का स्क्वायर, ये हो गया रिजल्टेंट। अभी ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसके बराबर होगा। ओके, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स हो जाएगा भाई साहब, कूलम्स लॉ लगाइए, लेट्स से f डैश, ये कितना हो जाएगा, ये है आपका k, ये हो गया q, ये अननोन q है, और इन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा cg, हम निकाल चुके हैं AG, BG और CG क्या है L√3 है, तो L बाई √3 का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा Q बाई L का स्क्वायर और √3 भाई साहब ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी 3। ठीक है, 3KQ अपॉन L का स्क्वायर, ये हो गया क्या तुम्हारा F डैश। ये F और F डैश भाई साहब आपस में होंगे बराबर, इन ये रिजल्टेंट और वो F डैश आपस में बराबर होगा इन ऑर्डर टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हो जाएगा √3KQ स्क्वायर बाई L का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 3KQ बाई L का स्क्वायर, कैंसिल वा केवा। ठीक है, Q और ये Q कैंसिल। ठीक है, तो K किसके साथ कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पे आपका 3K और क्या था भाई साहब आपका Q और कैपिटल Q अपॉन L का स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल, K और K कैंसिल भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे एक ये वाला Q क्या कर रहा हूँ मैं भाई साहब, ये है आपका स्मॉल लेटर Q है तेरी। ठीक है, ये हो गया स्मॉल लेटर Q। ठीक है, ये Q, तो ये एक Q और ये एक Q कैंसिल भाई साहब, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, दिस विल बी √3Q अपॉन 3, सो दिस विल बी Q बाई √3, दिस विल बी इक्वल टू Q। ठीक है, ये चार्ज आपका हो जाएगा भाई साहब Q। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस Q चार्ज और इसका मैग्नेट मतलब क्या, किस टाइप का चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, -Q/3 इज द चार्ज placed at centroid in order to keep the entire system in equilibrium। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, लोग सही जा रहे हैं एकदम से आप। चलो भाई साहब इस सवाल को करना है।
टाइम पास। चलो भाई साहब, आसान सा सवाल है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, डन डन डन। नहीं, टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बलून्स ईच कैरिंग चार्ज Q आर टाइड टू अ W वेट, ठीक है, with strings and float in equilibrium. Find the magnitude of Q assuming that the charge on each balloon acts as if it was concentrated at the center. Find the volume of each balloon taking the density of helium as rho He and the density of A as rho A. Ignore the weight of the unfilled balloons. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको अभी हम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, सो ये देखिए दो चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है, दो चार्जेस हैं एंड दे आर बेसिकली व्हाट आर पीपला, ए पीपला पीपला। तो इधर हो गया आपका ये एक और ये इधर हो गया आपका ये एक, ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ बलून एंड दिस इज अ बलून, ठीक है। दे आर बोथ सेपरेटेड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। लेट्स से यहाँ पे दिया हुआ है आपको डिस्टेंस कितना है भाई साहब, x, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, और लेट्स से हमने इसको मान लिया भाई साहब कितना, थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा। लेट्स से ये वाला बराबर आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना रहा है, थीटा और थीटा। ये आपका चार्ज कितना है Q, इसका मास कितना है m, इसका चार्ज कितना है Q और इसका मास कितना है m, ठीक है। ये चार्जेस हो गए आपके, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q अज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन ईच बलून एक्ट्स। तो आपका भाई साहब ये W है, दिस इज बेसिकली W, ठीक है, वेट ऑफ दिस, ठीक है, ओके। ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई साहब खींचा, ये बलून्स हैं हीलियम के, और हीलियम के चार्ज बलून्स हैं, तो ऑब्वियसली इनमें क्या होगा भाई साहब, एक फोर्स इस तरफ जाएगा, तो इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, सारे फोर्सेस देख लो भाई साहब क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर
और ये भाई साहब इधर, है ना भाई साहब, ठीक है। इनमें भाई साहब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है, क्लियर है। जो कूलम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ठीक है, के, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, के क्यू का स्क्वायर, ठीक है, के क्यू का स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर, 2x का भाई साहब स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, के क्यू का स्क्वायर अपॉन 4x का स्क्वायर। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अदर फोर्सेस। तो अभी क्या हो रहा है भाई साहब, ये खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, और इसी खींचातानी में ये ऊपर जा रहा है, ये वेट भाई साहब संभला हुआ है, ठीक है। तो अगर ये खींच रहा है तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा, देयर विल बी अ टेंशन दैट विल बी डेवलप्ड हियर, ओके ओके। अभी ये टेंशन देखो क्या हो जाएगा, अगर इस टेंशन को हम इस तरफ से ले, टेंशन अगर हम इस बॉडी को लेते हैं, ठीक है, तो टेंशन हमेशा ऐसे होता है, टेंशन इस बॉडी का, तो इसका भाई साहब कितना टेंशन हो जाएगा, देखो इस बेसिकली द टेंशन, ओके। तो टेंशन का अगर मैं ये वाला कंपोनेंट निकालूं, देखो ये वाला कंपोनेंट, समझ में आ रहा है, टेंशन इस डायरेक्शन में, तो टेंशन का अगर मैं ये वाला कंपोनेंट निकालूं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है यहाँ पे, थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, टी, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, टी कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सेम चीज भाई साहब इधर भी, ठीक है, सेम चीज भाई साहब इधर भी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस इज गोइंग टू बी अगेन टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इधर, टी कॉस थीटा इधर, डब्ल्यू किधर भाई साहब, नीचे की तरफ, एम जी, ठीक है, नीचे की तरफ, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू अज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन ईच ऑफ द बलून, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ, एक बलून फ्लोट क्यों हो रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था भाई साहब, फ्लोट क्या होता है, एक बलून फ्लोट क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पे जो एयर का अपथ्रस्ट लग रहा है, एयर का अपथ्रस्ट, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, तो दिस विल बी बियॉन्ड फोर्स बी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, जितना बलून का वॉल्यूम, ठीक है, बलून का वॉल्यूम, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर। अभी हमको वेट ऑफ द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या दे देगा आपको, मास, ठीक है, इनटू जी, वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस। क्या है, समझ में आ रहा है भाई साहब, पढ़ चुके हो ना बचपन, ठीक है। यहां पे समझो अगर कोई चीज भाई साहब फ्लोट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड में कोई चीज फ्लोट हो रही है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, इतना वॉल्यूम इसके लिक्विड के अंदर है, तो इसका मतलब कितना अपथ्रस्ट लगेगा इसको, इतने वॉल्यूम के लिए लिक्विड इतना वॉल्यूम चढ़ाए ऊपर, ठीक है, तो दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विच इज इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ये होता है भाई साहब आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बियॉन्ड फोर्स विच इज एक्टिंग, क्योंकि ये फ्लोट हो रहा है, हीलियम है, हीलियम गैस जब आप भरते हैं तो वो बैलून ऊपर जाती है, तो फ्लोट हो रहा है, उस पर एयर का अपथ्रस्ट लग रहा है, तो ये बियॉन्ड फोर्स किधर लग रहा है भाई साहब, इस तरफ ऊपर, ठीक है, और इस पे भी भाई साहब लग रहा है इस तरफ ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बलून क्या हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ बलून दिया नहीं हुआ है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दिया रहता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अरे दैट क्या कर रहे हैं पता नहीं, अरे मास होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। आपको भाई साहब इन बलून्स का मास दिया हुआ है, कितना है, मास m है, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ H, डेंसिटी ऑफ हीलियम है यहाँ पे, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर इनटू G, तो ये B उस पे लगे, दोनों पे लग रहे हैं भाई साहब, तो टोटल फोर्स अपवर्ड्स कितना लग रहा है, 2B, क्लियर है। ये सारे तमाम फोर्सेस हैं, इधर एक B लग रहा है और इधर भी एक B लग रहा है, बियॉन्ड फोर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। चलो अभी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q अज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन द ईच बलून एक्ट्स एज इफ इट कॉन्टेंटेड इन द सेंटर। तो अभी यहाँ पे देखो, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है Q का, ठीक है, Q का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अभी फोर्सेस को बैलेंस कीजिए, ये वाला फोर्स भाई साहब इधर, ठीक है, देखो ये B और ये फोर्स
इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। परपेंडिकुलर फोर्सेस के बीच में कुछ भी रिजल्टेंट नहीं आता है, परपेंडिकुलर फोर्सेस के बीच में, ठीक है। ओके चलिए, तो इसका मतलब अभी हम फिलहाल इस बी को भूल जाते हैं, ठीक है। ये टी और एफ परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। तो आप बस बताइए यहाँ पे टी और एफ परपेंडिकुलर नहीं है, टी कॉस थीटा और एफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस, बोलो 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 बोलो। यहाँ पे कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है एफ, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन कितनी डेवलप हो रही है, टी। इस टी का भाई साहब ये वाला कंपोनेंट कितना है, टी कॉस थीटा, ठीक है, टी कॉस थीटा। ये जो टेंशन लग रहा है, ठीक है, सारे फोर्सेस लिख लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो ये टी कॉस थीटा नीचे की तरफ, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है ये भाई साहब, तो टी कॉस थीटा भाई साहब नीचे की तरफ, टी कॉस थीटा इस पे नीचे की तरफ। और क्या फोर्स लग रहा है भाई साहब इसमें बोलो, एम जी, इसका जो मास है वो भी तो नीचे की तरफ, एम जी है ना भाई, ठीक है। ओके, टी कॉस थीटा इधर हो गया। और बोलो भाई साहब इधर कितना होगा, अगर इधर आपका टी कॉस थीटा है, इधर टी कॉस थीटा है, तो टी साइन, ये थीटा है ना भाई साहब, तो टी साइन थीटा किधर होगा, इस तरफ है कि नहीं। अरे ये टी है, ये टी है, इसका टी कॉस थीटा इधर, तो ऑब्वियसली टी साइन थीटा किधर होगा, इधर होगा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा के ऑपोजिट में कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, एफ, ठीक है। और कोई फोर्स दिख रहा है बैलेंस करते हुए, अरे एक फ्री बॉडी डायग्राम हम इसका बना रहे हैं, किसका, एक चार्ज का। एक चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है, उसका खुद का mg, ठीक है, मतलब हीलियम जो बॉल है। यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उस चार्ज के वजह से, ठीक है। और क्या लग रहा है भाई साहब यहाँ पे, इस टी को भूल जाओ, आपने रिजॉल्व कर लिया ना। तो यहाँ पे अगर आप किसी फोर्स को डायरेक्शंस में रिजॉल्व करते हैं ना, तो उस एक्चुअल फोर्स को भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस टी नीचे की तरफ, और इधर कितना है, टी साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, टी कॉस थीटा, ठीक है। तो टी कॉस थीटा प्लस एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो टी साइन थीटा के ऑपोजिट और कोई फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू भाई साहब, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू का स्क्वायर अपॉन, ये है ना 4x का स्क्वायर, है ना 4x का स्क्वायर। ये हो गया आपका टी साइन थीटा, ठीक है। टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन 4x का स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है भाई साहब, क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ कैसे करोगे भाई साहब, क्योंकि आपके पास ये थीटा आप ले सकते हो, x आप ले सकते हो, के की वैल्यू भी ले सकते हो, क्यू की वैल्यू भी ले, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 4x स्क्वायर टी साइन थीटा के, है ना भाई साहब, 4x स्क्वायर टी साइन थीटा अपॉन के, आई एम सॉरी, अपॉन भाई साहब के, है ना, अपॉन के हो जाएगा। इसका कर लो भाई साहब, क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब 4x स्क्वायर टी साइन थीटा अपॉन के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये सब आज का हिसाब आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, इसका क्या वैल्यू आया देखो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे वेट है ना, ओके। हाँ भाई साहब हम ये तो भूल ही गए, टी को तो हम नहीं ले सकते, चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब तुम्हारी, एफ, है ना। टी साइन थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गए, के क्यू स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अभी देखो ये टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा है, और इधर आपका कितना लग रहा है भाई साहब, टी साइन थीटा, और क्या है आपका वेट किधर लग रहा है भाई साहब, नीचे की तरफ, ठीक है। इसको क्यों हम जी लिख रहे हैं, हम वेट भाई साहब आपका नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अब थ्रस्ट लग रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। कैसे करेंगे इसको बताइए, टी कॉस थीटा हो गया आपका के क्यू स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, टी साइन थीटा, सॉरी टी साइन थीटा, है ना। और इधर आओ, इधर देखो, देखो टेंशन जो होता है ना वो दोनों तरफ से होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरफ हो, ठीक है। समझो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे हूँ, इस चार्ज से जब उस वेट को देख रहा हूँ, तो टेंशन कैसा होगा भाई साहब, ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। इस वेट से जब आप इसको देख रहे हो तो टेंशन आपका ऐसे दिखेगा,
मामला समझ में आ रहा है? हर बार जब भी आप स्ट्रिंग्स में देखेंगे टेंशन, दोनों एरोज आपके ऐसे रहते हैं। क्यों रहते हैं? इस पॉइंट से जब आप इसको देख रहे हैं, यहां कोई मक्खी बैठी हुई है, वो अगर इस वेट को देख रही है तो उसके लिए टेंशन ऐसे, इस W से जब आप उसको देख रहे हैं तो ये वाला टेंशन इधर। ठीक है, चलो अभी हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने टेंशन का डायरेक्शन ये लिया, देखो यहाँ पे ये W ले रहा हूं ना मैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ W बना रहे हैं। ठीक है, तो W का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे क्या है भाई साहब, फोर्स कितना लग रहा है, W। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है भाई साहब, ये टेंशन ऐसे जा रहा है, ये टेंशन ऐसे जा रहा है। यहां पे एंगल कितनी, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, T cos थीटा। एक के वजह से T cos थीटा, तो दूसरे के वजह से T cos थीटा, तो प्लस T cos थीटा हो गया। मामला समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इस W पे भाई साहब ऊपर की तरफ कितना फोर्स, 2T cos थीटा, तो ये हो गया 2T cos थीटा इज इक्वल टू कितना, W। और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा भाई साहब इस W पे, है ना। W का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हम, तो यहां पे लिख दिया हमने 2T cos थीटा इज इक्वल टू W। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, T कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर अपॉन W। तो ये कितना हो गया बोलो, tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर 4x स्क्वायर W। ठीक है, ये हो गया आपका tan थीटा। सही है? नहीं, ये 2 इधर गया ना, ये 2 इधर जाएगा ना, ये 2 इधर जाएगा और ये 4 है, तो यहाँ पे हो गया 2, तो tan थीटा। ठीक है, तो चलो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर बाई W। अभी ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आपको दी हुई थी। पिछली बार हम गलती क्या कर रहे थे भाई साहब, टेंशन को ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan थीटा बाई 2 है, थीटा आपको दिया हुआ है, K मतलब होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। तो फटाफट भाई साहब Q स्क्वायर को हम लिखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, W tan थीटा बाई 2, W tan थीटा बाई 2 इंटू W tan थीटा बाई 2 इंटू आपका यहाँ पे हो गया 4x का स्क्वायर, ये 4x को स्क्वायर को इधर लिखा, W tan थीटा बाई 2 4x का स्क्वायर अपॉन 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 भाई साहब क्या हो गया, K, है ना, इतना ही आएगा। ओके, तो चलो फिर से भाई साहब K को एक्सपैंड करते हैं हम। यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू W tan थीटा इंटू 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होगा भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, है ना भाई साहब, यही होगा। क्लियर? राजू बहुत थक गया है रे बाप रे बाप। ओके, सो इसका भाई साहब वैल्यू जो भी आएगा यू कैन बेसिकली फाइंड इट आउट। ठीक है, ओके, ये हो गया। और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है भाई साहब, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून। तो ये जो बियॉन्ड फोर्स है, टोटल फोर्स, देखो अभी अगर मैं इसमें लगाता हूँ, देखो इस बलून पे आपका जो ऊपर और नीचे फोर्स लग रहा है, लेट्स कम बैक टू द बलून। तो यहाँ पे बियॉन्ड फोर्स लग रहा है भाई साहब ऊपर, और नीचे फोर्स कितना लग रहा है, T cos थीटा, और क्या लग रहा है भाई साहब, mg। ठीक है, इस बियॉन्ड फोर्स को इसके साथ बैलेंस कर दीजिए, तो बियॉन्ड फोर्स B इज इक्वल टू T cos थीटा प्लस mg, है ना भाई साहब, T cos थीटा प्लस mg। तो T cos थीटा प्लस mg मतलब कितना हो जाएगा आपका, T cos थीटा प्लस mg। T cos थीटा भाई साहब कितना हो गया, T अभी हमको T निकालना पड़ेगा भाई साहब, उड़ी बाबा। ठीक है, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक, तो यहाँ पे निकला नहीं भाई साहब, तो इधर से आपको T निकालना पड़ेगा, T sin थीटा, यहाँ पे कितना था, T sin थीटा इज इक्वल टू T cos थीटा, कोई इक्वेशन दिख रहा है भाई साहब, T sin थीटा कितना था भाई साहब आपका, F था, है ना, और T cos थीटा की वैल्यू क्या ली थी हमने यहाँ पे, T cos थीटा प्लस mg कहीं तो हमने किया ना भाई साहब, T cos थीटा ऊपर जा रहा है, T cos थीटा, हाँ T cos थीटा 2T cos थीटा
2t cos थीटा इज इक्वल टू W था, है ना। तो t cos थीटा की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, W/2। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, W/2 प्लस m इंटू जी। b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, b की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, b की वैल्यू है आपका बियॉन्ड 4, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बलून कितना हो जाएगा भाई साहब, मास ऑफ बलून अपॉन डेंसिटी ऑफ बलून। ठीक है, डेंसिटी ऑफ हीलियम एक्चुअली। ठीक है, मास ऑफ बलून तो आपको दिया हुआ है m ही है। ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका मास ऑफ बलून डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इज इक्वल टू W/2 प्लस m ऑफ g। ठीक है, आपको यहाँ पे भाई साहब व्हाट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून, तो आप इससे आपका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच बलून भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।